everyone, I am FC Amrita Jain and today I'll be discussing with you the newly inserted section 194Q. This section was inserted by Finance Act 2021 and it is made applicable from 1st July 2021. See, I'll give you a small insight about some of the important points that we need to take care of to check whether this section is applicable to us or not. हमें कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये सेक्शन हमारे ऊपर अप्लाई करता है या नहीं. पहली चीज़ है टर्नओवर. किसका टर्नओवर? बायर का टर्नओवर. इफ़ आई एम परचेजिंग गुड्स, अगर मैं कहीं से माल खरीद रही हूँ तो मेरा पिछले साल क्या टर्नओवर था और मैं इस साल कितना माल खरीद रही हूँ, वो डिसाइड करेगा कि मुझ पर ये सेक्शन अप्लाई करता है या नहीं, मुझे ये DDS पे करना है या नहीं. फर्स्ट थिंग इज टर्नओवर. टर्नओवर कितना होना चाहिए? हमारा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? पिछले साल मतलब हमारा एप्लीकेबिलिटी आ रही है 1 जुलाई 2021 को, उसे जस्ट पिछला प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 2020-21 को हम कंसिडर करेंगे और उस साल हमारा टर्नओवर यानी बायर का टर्नओवर, अगर ए माल खरीद रहा है B से तो A का टर्नओवर हम कंसिडर करेंगे. A का टर्नओवर अगर 12 करोड़ है तो इसका मतलब TDS के प्रोविजंस उस पर अप्लाई करेंगे. पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड, टिक. इसका मतलब TDS अंडर सेक्शन 194Q अप्लाई करता है. वाई दिस 194Q बायर पे क्यों? क्योंकि TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जब बायर उसका पेमेंट कर रहा है तब उसको पैसे काट कर पे करेगा. तो फर्स्ट थिंग इज़ माई टर्नओवर. सेकेंड थिंग इसमें क्या आता है कि हमारा उस साल का परचेज कितना है. अब उस साल का परचेज यानी मेरा इस प्रीवियस ईयर 2021-22 का हमारा प्रीवियस ईयर है, उस साल का हमने कितना परचेज किया है उस एक ही सेलर से. मान लीजिए मैं माल खरीदती हूँ फ्रॉम XYZ CDEF, इतने सारे लोगों से खरीदती हूँ, तो इंडिविजुअली एक का आपको कंप्यूट करना होगा कि एक लिमिट क्रॉस कर रहा है या नहीं. क्या लिमिट है? वो 50 लाख. अब ये कैसे कंप्यूट करेंगे? हमारा जो सेक्शन है वो अप्लाई कर रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2021. अगर वो 1 जुलाई 2021 से अप्लाई कर रहे हैं तो कब का लेंगे हम टर्नओवर? टर्नओवर हम 1 अप्रैल 2021 से ले लेंगे. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 सप्लायर्स है, मैं 3 लोगों से माल खरीदती हूँ XYZ. X ने मुझे अभी तक 60 लाख का माल प्रोवाइड कर दिया है, मतलब 1 जुलाई आने से पहले ही 60 लाख का माल प्रोवाइड कर दिया है. 1 जुलाई से पहले मैं उसका कुछ नहीं काटूंगी क्योंकि ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं कर रहा है. लेकिन जैसे ही 1 जुलाई के बाद मैं जो भी उससे परचेजेस करूँगी उसके ऊपर मैं उसका TDS काट लूँगी. सेकंड है Y ने मुझे 50 लाख का माल दे दिया है. अब 50 लाख की लिमिट तो क्रॉस हो गई है, अब जुलाई से माइनस अब उसके ऊपर भी लग जाएगा. Z ने क्या किया? Z ने मुझे अभी तक 25 लाख तक का ही दिया है. तो अब क्या करेंगे? हम उस साल का टोटल लेंगे. 25 लाख हो गए हैं, 1 जुलाई के बाद और 25 लाख तक हम उसको एग्जेम्पशन दे देंगे, नहीं काटेंगे. यानी ये जो हमारा 50 लाख का लिमिट है ये हम 1 अप्रैल से कंप्यूट करेंगे, लेकिन जो टैक्सेबिलिटी है उसका एप्लीकेबिलिटी आएगा 1 जुलाई से. तो क्या बातें ध्यान में रखी हैं? पिछले साल का टर्नओवर, इस साल की परचेज. अब इसका रेट क्या रहेगा? रेट है 0.1% ऑफ द टर्नओवर एक्सीडिंग ऑफ द सेल या परचेज एक्सीडिंग. यहाँ परचेज बोलेंगे क्योंकि बायर के ऊपर लग रहा है. ऑफ द परचेज एक्सीडिंग ₹50 लाख, यानी अगर मेरी पूरे की पूरे जो परचेजेस है वो 100 लाख है तो हम 50 लाख उसमें से माइनस करेंगे और 50 लाख के ऊपर ही ये टैक्स रेट लगाएंगे. अब अगर कोई सप्लायर हमको पैन नहीं दे रहा तो हम उसका 5% से टैक्स काट कर देंगे. अब एक और सेक्शन आया था 2020 में, 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ था, दैट इज़ 206(c)(1)(h). अब उस सेक्शन में भी सेम प्रोविजंस है, सब कुछ सेम है, बट वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या होता है? जब हम पेमेंट ले रहे हैं तब उससे और लेंगे. ओके अब ये दोनों प्रोविजन सेम है, सारे पॉइंट सेम है, बट एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर
194 क्यों अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर 2061H नहीं अप्लाई होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर बायर के ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई कर गए तो सेलर के ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अगर उसने टीडीएस काट लिया तो फिर वो सामने वाला उससे नहीं चार्ज करेगा। अगर वो टीडीएस नहीं काट रहा, मान लीजिए कि उसका 10 करोड़ से एक्सीड ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? बायर की लायबिलिटी नहीं बनती है। जब बायर की लायबिलिटी नहीं बनती है तो फिर वो सेलर की लायबिलिटी बनती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, हर एक अकाउंटेंट को काम आ रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज, फर्म्स, इवन जो दुकानें हैं उनमें भी टर्नओवर आज के डेट में काफ़ी होता है, और जहाँ पे इतना टर्नओवर होता है वहाँ ये सेक्शन अप्लाई कर जाता है। और सिंस अब जीएसटी और इनकम टैक्स की साइट्स लिंक्ड है तो हर एक डेटा आपको मैच कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि ये आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स साइट पे भी दिख जाएगा, आप इसका क्रेडिट ले सकोगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बाय ऑल द अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर डीलिंग इन डे टू डे लाइफ इन ऑल काइंड ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। सो इसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को कवर किया है, सर्विसेज को कवर नहीं किया है। जो सर्विस सेक्टर है वो इसके स्कोप से बाहर है। व्हाट इज़ गुड? गुड का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट के बाहर है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन आता है, गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे। कोई लैंड, बिल्डिंग, इस तरह का कुछ सेल होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। थैंक यू।